नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। दरअसल ये जो टैरिफ है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं है, बल्कि ये सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे है। यानी कि अमेरिका अपने हिसाब से तय करेगा कि वो किन वस्तुओं पे टैरिफ लगाएगा और किन पे टैरिफ नहीं लगाएगा। दोस्तों, इस टैरिफ वॉर के पीछे कई सारे पहलू हैं, कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, या यूं कहें कि इसके कारण से ये टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जियो पॉलिटिक्स है, वहीं दूसरी तरफ ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से है कि कैसे पूरी दुनिया में अभी काफ़ी अशांति फैली हुई है, काफ़ी अस्थिरता है। अलग अलग देशों की जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर रही है। ये पावर पॉलिटिक्स या प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरीके से है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत पे दबाव बना रहे हैं। दबाव इस तरीके से या कुछ ऐसी कारणों से जिसके वजह से वो चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी, जो शायद अभी दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली इकोनॉमी में से एक है, उसको कैसे भी चोट पहुंचाया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए। साथ ही साथ ये भी कि भारत के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया जाए। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर और भारत की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है और इसके वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। बल्कि इससे इतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह डाला था। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसे विस्तार में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये, भारत की आर्थिक स्थिति आखिर कैसी है, और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो विश्व में 120वें स्थान से नीचे है। हम एक गरीब राष्ट्र के कैटेगरी में आज भी आते हैं, जो मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में हमें हर संभव आर्थिक अवसर की आवश्यकता है। टैरिफ जैसे प्रतिबंध हमारी इस प्रगति को धीमा कर सकते हैं, ये फैक्ट बात है। ये टैरिफ हमारी निर्यात वस्तुओं को महंगा करते हैं और जिससे हमारी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है, यानी कि कंपटीशन कमजोर होता है। दोस्तों, इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, वो ये है कि वैश्विक साझेदारी की जरूरत भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और इसी वजह से भारत दुनिया के प्रमुख व्यापारिक ब्लॉकों के साथ साझेदारी कर रहा है और उसमें सबसे अहम है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े देश और संगठन, जिसके साथ व्यापारिक साझेदारी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। लेकिन इसी बीच में अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये टैरिफ लगाया जाना, और इसके पीछे का जो कारण है वो ये कि अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार है वो असंतुलित हो रहा है। और ये सिर्फ आर्थिक नुकसान की बात नहीं, बल्कि ये हमारे दीर्घकालिक संबंधों को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि इन साझेदारियों को बनाए रखने और बढ़ाने की जरूरत है, ना कि उन्हें कमजोर करने की। जो तीसरा बिंदु है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बड़े अर्थव्यवस्था से अलगाव का खतरा हमेशा नुकसान से ही उठाना पड़ता है और इससे ऐसा होता है कि जो भी विकासशील देश होते हैं उनकी जो संभावनाएं होती हैं विकास की, वो कम होने लगती हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हम पहले से चाइना के साथ उलझे पड़े हैं। चाइना के साथ हमारा जो संबंध है वो उतना अच्छा नहीं है और अब अमेरिका के साथ भी इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड है और भले ही हमारी दोस्ती रूस से कितनी भी अच्छी हो, लेकिन रूस की जो इकोनॉमी है वो इतनी मजबूत नहीं है और ना ही उतना मायने रखती है। इस स्थिति में अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंध बनाए रखना और अमेरिका का हमारे ऊपर टैरिफ लगा देना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर ही करेगा। दोस्तों, जो चौथा बिंदु है वो ये कि अपनी क्षमता विकसित करने की चुनौती कई लोग करते हैं। हमें अपनी खुद की क्षमता विकसित करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हम पिछले दशक से क्या इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमें आज़ादी के लगभग लगभग 75 साल हो गए और इन 75 सालों में 60 साल के आसपास कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित लोगों ने इस देश पे हुकूमत की है, इस देश का शासन उनके पास रहा है। अब यहाँ पे ये भी सोचना होगा
कि आखिर कांग्रेस ने ये दूरगामी सोच क्यों नहीं रखी। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि अमेरिका के साथ इस तरीके की स्थिति भी बन सकती है। और अगर हम बात करें अभी के करेंट गवर्नमेंट की, जो पिछले 10 सालों से केंद्र में जिनका सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी ये सोचना होगा कि आखिर वो किस तरीके से इस चुनौती से पार पा पाएंगे, वो कैसे इस टैरिफ वॉर में खुद को विजेता के तौर पे बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि हम सबको पता है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इन सारे इनिशिएटिव्स के बावजूद भी हमारे देश में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक होना चाहिए था वो नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो जिम्मेदार है। क्योंकि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेड इन इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव तब आए, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव तब आए जब केंद्र में बीजेपी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। उससे पहले कांग्रेस ने कभी भी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उस तरीके का इकोसिस्टम बनाना चाहिए। उन्होंने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि देश में टेक जायंट्स को कैसे वो बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आखिर जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब और टेक जायंट्स जैसे इकोसिस्टम, यानी कि उस तरीके के इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जो टेक जायंट्स को प्रोड्यूस करे, जो फांग मांग जैसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो पूरी दुनिया में अपना दमखम रखता हो। और इससे इतर मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने, इससे इतर जो सेमीकंडक्टर अलग अलग देशों में बनता है जैसे कि ताइवान, इस तरीके की चीजें भारत में भी बने। ये सब कुछ हमारे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश विश्व गुरु या सुपर पावर या विकसित तभी हो पाता है जब वो इन सारी चीजों को बनाता हो, जब वो मैन्युफैक्चर करता हो, जब उसकी डिपेंडेंसी कम से कम दूसरे लोगों पे हो और दूसरे लोगों की डिपेंडेंसी उस पे ज्यादा से ज्यादा हो। दोस्तों, ये फैक्ट है कि इस टैरिफ वॉर से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा या कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा और इसके लिए हमें देखना होगा। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि भारत को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को अमेरिका के शर्तों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए या उनके शर्तों को मान के उनके हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो होगा भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का या उसके ठेस पहुंचने का। ये फैक्ट है और मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको अलग अलग बिंदुओं से समझाया कि कैसे इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की है, 30 ट्रिलियन यूएसडी यानी कि डॉलर की है। और भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो अभी 4 या 5 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास ही है टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें तो। दोस्तों, इससे इतर जो पीपी यानी कि परचेजिंग पावर जो कैपेसिटी है वो भारत की ज्यादा है। उसमें परचेजिंग पावर कैपेसिटी के अनुसार भारत 15 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है और अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। दोस्तों, उसके फैक्टर्स ये हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, बल्कि अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। तो इससे भारत को फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैं आप सबको कह रहा था, बता रहा था कि इस फर्क की वजह से हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। कुछ लोग ग्लोबल इन्वेस्टर बन रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, इत्यादि इत्यादि चीजें। ये सब कुछ अलग है दोस्तों, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अभी इस टैरिफ वॉर से चाहे इकोनॉमी को प्रभाव पड़े, कितना भी पड़े, ये तो समय बताएगा, लेकिन बावजूद उसके भारत को अमेरिका के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। भारत जिस तरीके से डील कर रहा है, भारत को वैसे ही अपने स्टांस को बनाए रखना पड़ेगा, बनाए रखना चाहिए। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों से करना चाहता हूँ और आपके साथ साथ मैं सरकार से भी बात करना चाहता हूँ। मैं सीधे सीधे केंद्र सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी टेक जायंट्स है, अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने एक न्यूज सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता, और वो न्यूज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की एक वॉयल कंपनी
का सिस्टम बंद कर दिया था। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट अपना सिस्टम यहाँ के अलग अलग जो ऑयल एंड पेट्रोलियम की एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं उन सबको प्रदान करता है और उसके तहत उन्हीं के द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर से वो सारी चीज़ें डील होती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक से भारत पे प्रेशर बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया था। हालांकि बाद में भारत के पहल से, विदेश मंत्रालय के पहल से वो चीज़ वापस से रिज्यूम हो गई है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर हम कब तक दूसरों के बनाए व्यवस्थाओं पे, दूसरों के बनाए प्रोडक्ट्स को यूज करके, दूसरों के बनाए टेक प्रोडक्ट्स को यूज करके जय जयकार करते रहेंगे? आखिर हम कब तक सिर्फ इस बात का गुमान भरते रहेंगे कि कोई भारत से जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं वो गूगल या अल्फाबेट का सीईओ है? दोस्तों, आखिर हम कब तक इस बात का गुमान भरते रहेंगे कि सत्या नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लोग जो कभी भारत से आते थे या भारतीय जिनका ओरिजिन है, जिनका रूट भारत है, वो अभी के समय में दुनिया के बड़े बड़े जाइंट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं, उनको चलाते हैं? इससे इतर हमें ये सोचना होगा कि वो भले ही भारत से आते हों लेकिन अब वो भारतीय नहीं हैं, वो अब अमेरिकन हैं और वो जब भी सोचेंगे तो पहले अमेरिका के हित के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, हमें इससे इतर ये सोचना होगा कि आखिर कैसे हम अपने यहाँ पे अपना गूगल बना सकते हैं, हम अपने यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट बना सकते हैं, हम अपने यहाँ पे अपना ट्विटर बना सकते हैं, फेसबुक बना सकते हैं। इस तरीके की जितनी भी टेक जायंट कंपनियां हैं, हम अपने यहाँ पे कैसे उस तरीके का टेक मैन्युफैक्चरिंग एक इकोसिस्टम बनाएं जिससे कि हमारे यहाँ भी टेक जायंट ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल की खड़ी हो सके। और ये सवाल सरकार से भी है कि आखिर सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा? क्यों सरकार आईआईटीज और आईआईएम और एनआईटीज को फंड नहीं कर रहा आरएनडी के लिए? और अगर कर रहा है तो बावजूद उसके वो सारी चीजें क्यों नहीं दिख रही, क्यों नहीं आ रही? क्यों हमें अपनी किसी ऑयल रिफाइनरी के सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ रहा है? हम उसे अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते? दोस्तों, ये सारी चीजें हैं और ये सवाल सरकार से भी है और ये सवाल हमसे है, यानी कि मुझसे और आप सब से, और हम सबको मिलके इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि कौन हमारे यहाँ का है और वहां जाके वो क्या कर रहा है उसकी गुणगान करने से भारत का कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि हम भारत में रह के एक भारतीय के तौर पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि भारत उस स्थान को प्राप्त हो जिसकी कल्पना हम सभी भारतीय यानी कि 140 करोड़ भारतीय करता है। और वो ये है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बने, भारत 2047 से पहले पहले एक विकसित राष्ट्र बने, भारत जिसके लोगों की जो जीडीपी हो, पर कैपिटा इनकम हो, वो अमेरिका और इन जैसे देशों के मुकाबले या तो उनके बराबर हो या उनसे ज़्यादा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे और क्या नज़दीक के इम्पैक्ट या इफेक्ट होंगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।